दुर्रानी जी, जो कि एआईसीसी के मेंबर भी हैं, साथ ही साथ मुंबई म्हाडा के चेयरमैन भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले महाराष्ट्र के महासंग्राम चुनाव का जो समय शुरू हो गया है, उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका अदा करेगी और क्या रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव को लेकर इनकी। नमस्कार यूसुफ जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आखिरकार कांग्रेस जो पिछले दिनों काफ़ी एक बड़ी हार का सामना की है, उसके बाद अब यहाँ पे महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, जहाँ पे कई वर्षों से महाराष्ट्र में कांग्रेस और रासपा पूरी तरह से कब्जे में है। इस बार क्या माहौल लगता है आपको? आने वाले चुनाव को लेकर क्या अंदेशा है आपका? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट के चुनाव की बात कर रहे हैं आप, पिछले चुनाव में दरअसल हुआ क्या कि लोगों ने एक प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना, बल्कि एक चीज़ बेची गई लोगों को मीडिया के ज़रिए और बहुत सारी पब्लिसिटी के ज़रिए। खूब खर्चा किया उन्होंने और एक झूठ के सहारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। मसलन देखिए, ये कहा गया कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, ये कहा गया कि जितना भी हमारा पैसा है बाहर देशों में, जो ब्लैक मनी है, 100 दिन वापस आ जाएगा। मतलब अलग अलग स्टेट में बहुत सारी बातें कही गई कि इंटरेस्ट का रेट आधा हो जाएगा, गोल्ड का भाव आधा हो जाएगा, डॉलर 40 रुपये मिलेगा आपको। तो ये सब बोल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और वो इतना ज़बरदस्त मीडिया का वो था, कवरेज था उनको, और इतना खर्च किया गया कि उसके ज़रिए लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद एक मौका इनको भी दिया जाए। लेकिन आज के हालत बिल्कुल डिफरेंट है। आज लोगों ने महसूस किया है कि उनका वोट उनको बेवकूफ़ बना के लिया गया है, झूठ बोल कर लिया गया है, गलत गलत वादे, गलत गलत प्रॉमिस करके लिया गया है। और एक आदमी जो बहुत ही छोटा आदमी था जिसके दुनिया भर के केस उनके ऊपर चल रहे, क्रिमिनल केसेस चल रहे, मतलब इस समय एक बुरे आदमी की इमेज थी, उसको अच्छा बनाया गया और वो लोगों को बेचा गया। उस गलत बातों में आकर लोगों ने वोट दिया, खास करके नौजवानों ने वोट दिया। जबकि 10 साल में यूपीए ने बड़ा अच्छा काम किया। आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है कांग्रेस के ज़माने में, उसको आज भी लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दिखाने नहीं आया, जो अच्छा काम किया है लोगों तक पहुंचाने में नहीं कामयाब हुए वो, इस वजह से ये हार हुई है। लेकिन आज माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं और लोगों ने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो हिंदुस्तान के बाहर ही रहे हैं। 100 दिन में लगभग 80 दिन हिंदुस्तान के बाहर रहे हैं और कोई ऐसा काम उन्होंने किया नहीं है जिससे कह सके कि मोदी के आने के बाद ये हुआ है या मोदी के आने के बाद ये हुआ। हाँ, आज भी मीडिया के दम पर वो जिंदा है। आज भी मीडिया उनको उसी तरह पेश करती है जिस तरह उन्होंने पहले पेश किया था। लेकिन वाकई में ज़मीन पे ज़ोरदार कहने के लिए कोई बात नहीं है। ऐसी एक बात भी नहीं की उन्होंने जिससे कहा जाए कि ये हमारे मोदी जी ने किया है। आपको क्या लगता है कि जो आपके कहने के अनुसार अगर पीआरशिप उन्होंने बहुत अच्छी की है, मीडिया को उन्होंने पूरी तरह से घेर रखा है, मीडिया ने उनको सपोर्ट किया है, तो वो काम क्या अब महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भाजपा नहीं करेगी? क्या मोदी इसको भूल जाएंगे और यहाँ पे उस नीति को फिर से नहीं लाएंगे? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, आप देखिए कि बराबर 8 महीना लगातार कैंपेन चला, 8 महीना, और वो हर टीवी, हर मीडिया, हर अखबार, हर केबल के जरिए मतलब छोटी छोटी बातें पहुंचाई गई। मान लो कि मैंने कहा कि किस तरह पहुंचाई गई कि राहुल गांधी जाते हैं मैच देखने के लिए स्टेडियम में, तो पहले से मैनेज था कि अपने 400-500 आदमी बिठा दो स्टेडियम के अंदर, तो जब राहुल गांधी आए तो चिल्लाओ मोदी मोदी चिल्लाओ, ताकि मतलब ये माहौल क्रिएट किया जाए कि आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी की लहर चल रही है। ये 8 महीने पहले शुरू हुआ और हमको ये महसूस हो रहा था कि मीडिया के जरिए ये मामला आगे बढ़ रहा है और मीडिया गलत तरीके से एक आदमी को, जो गलत आदमी, उसको अच्छा बना के पेश कर रही है। लेकिन ये था कि वो क्या वजह थी कि एक जो आदमी प्रेम चोपड़ा था, वो मनोज कुमार कैसे हो गया रातों रात, जिसके बारे में दुनिया भर के इल्ज़ाम थे, मर्डर किया, फसाद किया, एनकाउंटर में लोगों को मारा और स्नूप गेट था, बहुत सारी बातें थी। वो सब दब गई और अचानक एक बुरे आदमी को अच्छा बनाकर पेश किया गया और वो छवि अच्छी बनाते बनाते मतलब काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज इन्वॉल्व थे, काफ़ी लोगों को एंगेज किया गया था पैसा दे करके इसकी छवि को अच्छा बनाया जाए। और वो बहुत खर्च हुआ राहुल गांधी की इमेज को ख़राब करने में। एक राहुल गांधी जी वो महान हमारे नेता हैं जिनके बारे में आज से कुछ साल पहले कहा गया था यूथ आइकॉन, और आज भी काफ़ी किताबें मेरे पास मौजूद है जो पहले के हमारे लोगों ने लिखी है, कि कहा गया पीपल्स पॉलिटिशियन मतलब सबसे अच्छा इंसान हिंदुस्तान का, जो बहुत छोटे लेवल पे से काम करना शुरू किया, मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया,
जो चाहता था कि समझता हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या है, उनकी भाषाएं क्या है, उनके तौर तरीके क्या है, कस्टम्स क्या है, क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते, उनकी माली हालत कैसी है, उसको किस तरह अच्छा किया जाए। तो बहुत स्टडी करके वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि गरीबों के साथ जुड़े हैं वो, और एक अलग तरह की राजनीति शुरू की उन्होंने, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं या कैपिटलिस्ट है, उन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश की। बहुत खर्च हुआ उस पर। अभी अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें खास करके, तो महाराष्ट्र में अब चुनाव लगभग निश्चित हो चुका है कि 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। बिल्कुल सही है। आपके पास समय भी काफ़ी कम है। आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की अगर हम छवि देखें तो इन्होंने छवि को तो थोड़ा सुधारा है, जहां महाराष्ट्र के चेहरे को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। लेकिन वही व्यापारी वर्ग का ऐसा मानना है कि उनका कोई काम नहीं होता है, कोई फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं, बहुत तरह के इस तरह के इल्ज़ाम होते हैं। दूसरी तरफ एक अगर विदर्भ की तरफ आप देखें तो वहाँ पर किसानों की आत्महत्या का मामला चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री की बात है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इनसे ईमानदार आदमी कोई नहीं है। जब ये पहली बार आए महाराष्ट्र में तो इसको कहा गया मिस्टर क्लीन, साफ सुथरे आदमी, तो बिल्कुल नॉन करप्ट है। अगर हमारे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हमारे लोग ऐसे हों जो बिल्कुल नॉन करप्ट हो, जो रूल करें, अच्छा आदमी जो गलत काम नहीं करता, गलत फाइल साइन नहीं करता, गलत बातों को एंटरटेन नहीं करता, गलत बातों को आगे नहीं बढ़ाता, तो उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जिनका काम नहीं होता, गलत काम नहीं होता, या जिनको बहुत सारा फायदा जो पहले होता था वो अब नहीं होता, तो वो खिलाफ है उनके। आज देखिए, बड़े बड़े जो काम उन्होंने किए हैं, उसमें सबसे बड़ा काम देखिए झुप्पड़पट्टी, हमारे महाराष्ट्र की झुप्पड़पट्टी जो है, आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2000 तक के झुपड़ों को रेगुलाइज करना। ये मामला 7 साल से फंसा हुआ था। कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उसके बारे में, तो उसको तुम डेटम लैंड को आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने बड़ा स्टडी करके, रिसर्च करके, लीगल ओपिनियन लेके उसको बढ़ा दिया आगे। आज 2000 तक की झुपड़पट्टी रेगुलाइज हो गई पूरे महाराष्ट्र की। तो आज गरीबों को अपना घर मिला। आज वो घर, कभी समझो वहाँ डेवलपमेंट कुछ होता है तो उसके बदले में नया घर मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम है। 70% हमारे जो लोग हैं झुपड़पट्टी में रहते हैं, तो कितना बड़ा काम है। लेकिन इस काम को इतना बड़ा दिखाया नहीं गया, चाहे हमारी गलती हो, चाहे मीडिया ने उसको नज़रअंदाज किया, या हमने जो करना चाहिए उसको आगे बढ़ा लोगों को पहुंचाने के लिए, वो हमने नहीं किया। लेकिन ग्राउंड पे ये बात तो है ना कि आज उनको प्रोटेक्शन में घर मिल गया उनको, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये मैं समझता हूँ सिर्फ इसी काम पे हमको वापस आना चाहिए सरकार में। उसके बाद देखिए कि जो जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आज, मेट्रो, मोनो रेल का, मेट्रो रेल का, और जो मतलब चीज़ें फंसी हुई थी। आज फॉरेस्ट लैंड की बात कीजिए कि फॉरेस्ट लैंड पर 5 लाख लोग रहते थे, उसके बारे में इविक्शन की बात थी, डिमोलिशन की बात थी। आज हमारी गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि नहीं, उनको वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि 30 साल 40 साल से रहते ना वो, तो उनको प्रोटेक्शन दिया। आज 5 लाख फैमिली वो बच गई, घर बच गए उनके। तो ये बड़े बड़े कामों को छुपाया जाता है, और जो मामूली कोई गलत काम, जो फाइल साइन नहीं किया, जो गलत काम नहीं किया, उसके बारे में कुछ लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं होता तो खिलाफ बात करते हैं। वरना आज समझता हूँ कि सबसे ईमानदार आदमी ये है, सिर्फ उसकी ईमानदारी पर वोट देना चाहिए। हम समझते हैं यही होगा। मुख्यमंत्री के रेस में भी तो कई सारे नेता हैं, जिसकी वजह से आपके कांग्रेस में काफी बड़े पैमाने पे गुटबाजियां हैं। देखिए, किसी का एम्बिशन अगर होता है मुख्यमंत्री बनने का, तो उसको तो कोई रोक सकता नहीं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर आदमी को हक है सोचने का कि मैं बन जाऊँ मुख्यमंत्री। तो उसका कभी कभी पार्टी में ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि उनको हटा के मैं बन जाऊँ, तो उसके लिए मेहनत होती है, उसके लिए कोशिश होती है, उसके लिए थोड़ा सियासत भी होती है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पार्टी का फैसला था कि ये कंटिन्यू रहेंगे, तो आज कंटिन्यू हमारे मुख्यमंत्री। आपके जैसे विधानसभा की हम बात करें, शिवसेना जो शिवाजी नगर और मानखुर्द का इलाका है, वहाँ पे आप एमएलए रहे इतने दिनों, आपने काफ़ी वहाँ पे अच्छे कामों को भी अंजाम दिया। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की गुटबाजी की वजह से पिछले बार टिकट किसी और को दे दिया गया, जबकि वो उस क्षेत्र के भी नहीं थे, और इसका कारण रहा कि दूसरी पार्टी के वहाँ पे एमएलए चुन के आ गए। देखिए, हुआ ये है कि हमारे यहाँ जब ये आया ना, डिलिमिटेशन का आया ना, तो उमरखाड़ी में 4 एमएलए थे, तो वो इलाका एक हो गया, तो 3 एमएलए बाहर हो गए वहाँ से। अब 3 एमएलए सब तीनों सीनियर थे। तो जो मेरे यहाँ जिसको टिकट दी गई वो सैयद अहमद साहब 5 टाइम एमएलए थे और 4 टाइम मिनिस्टर भी थे। तो पार्टी में ये सोचा कि इतना सीनियर आदमी है जो 40 साल से मिनिस्टर है, 40 साल से एमएलए है, और मैं सिर्फ एक ही टर्म कर चुका था, तो बोले इसकी जगह पर इनको रिप्लेसमेंट किया जाए। चलो, फैसला गलत था, उसकी वजह से हम हार भी गए। तो अब यहाँ से झारखंड चले गए, हाँ, वहाँ बेस से भी नहीं रही। गवर्नर बन गए। लेकिन यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ लोग लगभग जो है ना, मानखुर्द शिवाजी नगर में 90% सुन्नी है, और वो थे शिया। तो सबसे गलत यहाँ ये हो गया कि भाई किसी सुन्नी को अगर एडजस्ट करते हुआ, क्योंकि आजकल जो चलता है सियासत में, वो देखते नहीं अच्छा आदमी बुरा आदमी, वो काम कास्ट ये सब देखते ना लोग, धर्म। हाँ, तो बहुत सारा भाषा का है, धर्म का है, जात का है, पात का है ये। तो वह भी हमारे यहाँ लगभग 90% सुन्नी थे, वो नाराज हुए। जैसे आज भी बात चल रही है कि जो 4-5 वोट डिक्लेयर हुए ना,
माइनॉरिटी कमीशन का बोर्ड डिक्लेयर, वक्फ बोर्ड डिक्लेयर हुआ, और ये डिक्लेयर हुआ क्या अपना तुम्हारा मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का। तो वहाँ जो नाम गए ना, तो उसमें आज भी थोड़ी नाराज़गी ये है कि भाई यहाँ सुन्नी को देना चाहिए, वहाँ शिया को देना चाहिए, यहाँ मतलब इसको देना चाहिए। तो वो होते रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ठीक है, वहाँ हम हार गए और मुझे ये वादा किया गया था कि आपको हम इमीडिएटली एडजस्ट करेंगे। लेकिन ठीक है, पार्टी में गुटबाजी होती है तो कोई रोकता है किसी को, क्योंकि मुस्लिम सीट्स काफ़ी कम है ना महाराष्ट्र में, और चंद मुस्लिम लीडर्स हैं, तो हमारे मुस्लिम लीडर ही चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीडर हट जाए जगह से, उसको क्या कर सकते। एक बहुत बड़ा मसला है आपके विधानसभा में डंपिंग ग्राउंड को लेकर, जिसके लिए काफ़ी कुछ आपने अपने समय पे किया था, लेकिन पिछला 5 साल चला गया जिसके अंदर डंपिंग ग्राउंड का कुछ नहीं हुआ। तो सरकार तो आप ही की थी, तो आप उस मुद्दे को ले जा सकते थे और डंपिंग ग्राउंड वहाँ से हटा सकते थे। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि जिस डंपिंग ग्राउंड के लिए बड़ी मेहनत की मैंने, धरना मोर्चा, हाउस में क्वेश्चन उठाया, और यहाँ तक कि विलासराव देशमुख जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वादा किया कि हम 4 साल में या 3 साल में उसको हटा देंगे वहाँ से। नई लैंड को सर्च भी किया उन्होंने कि नई लैंड मिल जाए तो ये डंपिंग ग्राउंड वहाँ शिफ्ट किया जाए। 5 साल बाद मुझे मौका नहीं मिला फिर से वहाँ का आमदार बनने का, तो मेरे बाद जो आमदार है अबू हाशिम आज़मी, वो एक बड़े बिजनेसमैन है, पैसे वाले आदमी हैं, उनका सारा ध्यान पैसे में रहता है। तो उन्होंने उसको हटाने की बजाय वहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उन्होंने, 174 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने। तो किससे लिया? जिसके बारे में दिन रात बात करते हैं, मनसे से और शिवसेना से, उनसे, बीजेपी से, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। तो इससे 2 बातें साबित होती कि ये आदमी बिजनेसमैन है, ये पैसा कमाना चाहता है। दूसरा, इनके रिलेशन बीजेपी शिवसेना से अच्छे रिलेशन है, मनसे से अच्छे, तब तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला ना। अब ये वाहिद एमएलए है पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे महाराष्ट्र में जो कचरा, बाहर का कचरा अपने यहाँ लाते हैं अपने इलाके में, जबकि बाकी आमदार हैं अपने कचरा बाहर फेंकते हैं किसी और जगह पे। और ये वाहिद आमदार है, रिकॉर्ड है ये पूरे हिंदुस्तान का, कि जो पूरे बम्बई का कचरा अपने यहाँ जमा करता है अपने इलाके में। आज वहाँ बीमारी कितनी बढ़ गई है, आज वहाँ मतलब अस्थमा का कितने केसेज है, टीबी के कितने केसेज है, आप खाली मालूम कर लीजिए। एक एवरेज हमने ये मालूम किया पूरे बम्बई का स्टडी करके कि अगर बम्बई में टीबी से 10 मरता आदमी, तो गवर्नर में 20 आदमी मरते हैं, डबल। आज सुबह मैंने पता करने के बाद में ही आपसे क्वेश्चन किया। एक वहाँ पे और एक दूसरा मेजर क्वेश्चन है, जैसे आपने अपने समय पे एक पानी की सुविधा की थी, एक पानी की टंकी बनाई थी, जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हो पाया। नहीं, देखिए बताऊं कि हमारे यहाँ 2 बातें हुई थी मेरे वक्त में। एक तो पानी का टाकी पास किया मैंने बड़ी मेहनत करके, उसके लिए भी काफ़ी धरने मोर्चे किए, वो टाकी पास हो गई। वहाँ का पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ पानी भी कि यहाँ पानी पहुँचेगा, लेकिन ये पानी सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन चाहिए ना पूरे इलाके में। तो ब्लू लाइन पाइपलाइन हमने पास कराई कॉरपोरेशन से, हमारे 5 नगर सेवक हमारे थे, तो एक बड़ा सा फंड पास हुआ उसके लिए। लेकिन ये सब काम के बड़े काम होते हैं, इसको काम शुरू करते हो खत्म करते 4-5 साल निकलते हैं। आज वो काम चल रहा है तो ये कहता है कि मैंने काम किया वो अबू हाशिम, जबकि ये आप देख लो, मतलब आरटीआई के थ्रू देख लो या आप खुद इंक्वायरी कर लो कि ये सब तमाम काम जब मैं था आमदार तब पास कराया मैंने। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे मैंने पास कराए, लेकिन वो काम शुरू बाद में हुआ, या उस टाइम शुरू हुआ था इलेक्शन के वक्त और बाद में कंटिन्यू हुआ, तो इसका श्रेय ये खुद ले रहे हैं कि मैंने ये काम किया। जबकि हकीकत ये है कि सब काम, रोड्स के काम, ये पानी कनेक्शन का काम, ये टाकी का काम सब मेरे वक्त में पास हुआ था। लेकिन होता क्या है कि अबू हाशिम आदमी मतलब कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं है। दूसरा, उन्होंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, कोई कॉर्पोरेटर, मैं तो 15 साल कॉर्पोरेटर था और बाद में एमएलए था। तो ये पूरा पीरियड हमने काफ़ी स्टडी किया ना, हम फाइल ले लेके पहुँचते थे बोर्ड में, कमिश्नर के पास, डीएमसी के पास, ये कभी गए वो काम किया नहीं उन्होंने। ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और उनको सिर्फ मतलब अपने गलत काम छुपाने के लिए कुछ ऐसी पोजीशन चाहिए थी जिससे मतलब वो बचे रहे, तो उन्होंने ये रास्ता इस्तेमाल किया कि सियासत में आके ये हो सकता है। तो आज आप देखिए, स्टडी कीजिए कि वो सिर्फ भाषण के साथ कुछ नहीं करते हैं, मतलब सोचते कि क्या बोलना, मतलब ये फलां कौम को किस तरह बेवकूफ़ बनाना, इनके जज्बा किस तरह उभारना, इनको रास्ते में किस तरह लाना, और एक ख़राब माहौल किस तरह पैदा करना ताकि उनका नाम हो, उनको शोहरत मिले, उनको फेम मिले, वही काम किया है। ये एक सिंगल काम बता सकता नहीं वो आदमी, सिंगल काम। जितने मेरे फंड से बने, स्ट्रक्चर बने, मतलब वेलफेयर सेंटर बने, कंप्यूटर सेंटर बने, जिम्नेजियम बने, सब पे कब्जा किया उसने आने के बाद। उसने आज भी एक बनाया, सिंगल बनाया नहीं उसने। वो जो लैंड पे बना है एक, वो भी मेरी एनओसी लाई हुई थी वो भी। ये हमारे यहाँ एक बड़ा वो है, मेडिकल सेंटर है जो राजीव गांधी के नाम से रखा मैंने, वो पूरा प्लॉट मैंने अलॉट कराया डीएमसी से उसके नाम पे। तो वहाँ अपना पावर इस्तेमाल करके, आमदार का पावर इस्तेमाल करके जगह ले ली उन्होंने अपने हाथ में, और वहाँ एक सेंटर बनाया उन्होंने, जबकि वो जगह मैंने एनओसी ली थी, मैंने पास कराया था। जिसको एनओसी लेने के लिए 3.5 साल लगे मुझे, बड़ी मेहनत करके। वो था एसडब्ल्यूएम का प्लॉट था, एसडब्ल्यूएम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लॉट था। मैंने बहुत मेहनत करके प्लॉट अपने हाथ में लिया और वहाँ एक सेंटर बनाया, तो कब्जा किया उसने उन्होंने। आपके इलाके में जैसे आपने बताया कि कुछ काम आपने शुरू किए थे जिसका क्रेडिट अबू हाशिम आजमी ले रहे हैं,
मैं अगर बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 4 साल तक बहुत सारी ऐसे महत्वपूर्ण जगहों को खाली रखा था। जैसे उसमें से एक जगह पे आप भी बैठे हैं महाड़ा में, तो आप पहले भी बनाए जा सकते थे, तो उसका आम नागरिक को, आम जनता को उसका फायदा पहुंचता। लेकिन आपको आखिरी वक्त में बनाया गया, जबकि आप पूरी तरह से उसको समझें और काम करना शुरू करें तब तक आचार संहिता लग गई। तो इस तरह ये मामला जो होता है, एक गुटबाजी की वजह से होता है। जो जगह एक्चुअल खाली है, ये नाराज नहीं हो जाए, खुश नहीं हो जाए इस चक्कर में, तो ये भरते तो उसका फायदा मिलता ना, कांग्रेस को काम करने का मौका मिलता। नहीं, जो राय आपकी, मेरी राय मेरी वो भी है कि अगर ये सब काम पहले होता तो काफ़ी फर्क पड़ता। लेकिन हमारी पार्टी में ये एक फीलिंग थी कि अगर ये जगह भर दी गई ना, तो बहुत पहले से पार्टी में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू होता। क्योंकि हर आदमी समझता है इस पोस्ट का हकदार मैं हूँ, इस पोस्ट का लायक मैं हूँ। तो किसी और को जगह देते तो दूसरा नाराज़ होता, तो वो नाराज़गी को दूर कर रखने के लिए ये नहीं किया गया। लेकिन गलत फैसला ये, जबकि मैं 4 साल से बराबर लगातार बोलता रहा कि हमारे पास इतनी सारी जगह खाली पड़ी है, हमको किसी न किसी को एडजस्ट करना चाहिए, मुझे नहीं किसी और को दीजिए, लेकिन वो जगह पे लोग बैठना चाहिए ताकि वहाँ से काम शुरू हो। आज तमाम पावर हमारे अधिकारी के हाथ में है, जो IAS ऑफिसर्स उनके हाथ में पावर है। ये पावर पॉलिटिकल लोगों के हाथ में आता, अच्छा काम होता। आज मेरे पास दिन में 500 लोग आते हैं, तो सब जगह भर जाती, तो काफ़ी लोग सब जगह पहुँचते ना, तो पार्टी का अच्छा इमेज बनता। महाड़ा ने बहुत सारे गार्डन्स, बहुत सारे जगहों को उन्होंने नूतनीकरण करके बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। उसके बावजूद उस पर रख रखाव नहीं होने की वजह से, किसी NGO या किसी संस्था को नहीं देने की वजह से फिर से उतना खर्चा करने की जरूरत है जितना उन्होंने करके बना के दिया हुआ है। देखिए, ऐसे बताओ, बहुत सारे इसकी मामले हैं जो पड़े हुए हैं। इसका बैकग्राउंड बताओ आपको कि जब मैं आमदार था, तो उस टाइम हमने मालूम किया कि जितने भी प्लेग्राउंड है, RG और PG प्लॉट्स है ना, तो शिवसेना के लोगों ने कब्जा किया उस पर। मतलब जैसे कि एक हमारा पॉलिसी थी, मतलब गवर्नमेंट की, कॉरपोरेशन की, कि उसमें किसी को भी आप ये एडॉप्शन के लिए दे सकते हो ना। तो शिवसेना के नगर सेवक ने क्या किया, वो तमाम जगह कब्जा करना शुरू किया, मतलब ये एडॉप्शन के बहाने। तो उसका मिसयूज होना शुरू हुआ। एक हमारे रविंद्र वायकर करके हमारे एक नगर सेवक, उन्होंने एक बड़ा प्लॉट लिया, उस पर एक बड़ा क्लब बनाया। तो ये बात जब पहुंची गवर्नमेंट तक कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है कि एक बार 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बाद में ज़िंदगी पर वापस आने वाला नहीं है। तो विलासराव देशमुख के वक्त में हम लोग 11-12 आमदार गए उनके पास, और ये कहा कि सर ये हो रहा है, तो उसको रोका गया। तो उसकी वजह ये थी कि रोक के भाई कम से कम ये बीजेपी से ज़रा कब्जा कर लेगी, क्योंकि कॉर्पोरेशन उनकी हुकूमत थी ना, तो उसको रोका जाए। तो उसको हमने रोक दिया। तो लेकिन उसके बाद में रिव्यू नहीं हुआ उसका, गलती ये हुई कि उसका रिव्यू नहीं हुआ, उसकी नई पॉलिसी बनी नहीं, और आगे मामला बढ़ा, इसलिए सब ये मामला थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन मकसद नेक था कि गलत लोगों के हाथ में जाए नहीं, गलत इस्तेमाल ना हो इसका। और हमको आज बम्बई में ओपन स्पेस बिल्कुल हमारे पास नहीं है ना, तो हम चाहते हैं कि काफ़ी ओपन स्पेस अवेलेबल रहे, जहाँ की कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, जहाँ बच्चे खेले कूदे, मतलब ताकि उनकी हेल्थ का भी इश्यू हो रहता है उसके अंदर। तो उसी बात को ध्यान में रख के हमने रोका इसको। ये बात बिल्कुल सही कि अभी उसका मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस नहीं सही हो रहा। दूसरा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आने वाला जो चुनाव है, चुनाव तो लगभग तय हो चुका है। सीटों का अभी जहाँ पे आपके MLA हैं वो लड़ेंगे, जो जगह खाली है जहाँ पे बीजेपी और शिवसेना के हैं वहाँ पे आप टिकट देंगे। तो 20-25 दिनों में अपनी पूरी फील्ड को कैसे तैयार कर पाएगा MLA, किस तरीके से? लगभग हर पार्टियों में ये सवाल उठता है कि आखिरकार 25 दिन में वो कैसे जगह जगह पहुंच जाएगा। मान लीजिए आप जैसे, अगर आपको टिकट दिया क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के आप लोग, वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी कुछ आप लोगों को जानते हैं। लेकिन बाहर से अगर किसी को किसी सीट पे उतार दिया गया, जैसे कि गुटबाजी की वजह से होता है, जिसको हम सीधा सीधा कहेंगे, जो एक्चुअल हकदार होता है, जैसे पिछले बार सैयद अहमद की जगह आपको लड़ना चाहिए था तो सैयद अहमद आ गए, तो उस जगहों पे क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस किस तरीके से उसको कर पाएगी? देखिए, वहाँ पे हमारी पार्टी ने पूरा एक स्टडी कर ली है उसको कि कहाँ कहाँ कौन लड़ेगा इलेक्शन। उनको चुपचाप बोल भी दिया गया है कि आप तैयारी शुरू कर दो। डिक्लेयर नहीं हुआ, तो ये इसलिए होता है कि मतलब जब इलेक्शन का ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए, दोनों पार्टी का, कांग्रेस का एनसीपी का अलायंस हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए, उसके बाद वो नाम डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। लेकिन इशारा कर दिया गया है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, तो उसको कहा गया कि आप काम शुरू करो। और दूसरा मेरा मानना ये है कि आदमी सिर्फ इलेक्शन में काम क्यों करे, इसके पहले काम क्यों नहीं शुरू करे? तो हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं इलाके में, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब पूरा 25 दिन, मतलब कम नहीं पड़ेगा हमको, काफ़ी, क्योंकि 5 साल से काम करते लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके बीच में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको कम टाइम मिलेगा, हमको पूरा पूरा टाइम मिलेगा। 228 सीटों की लिस्ट तो राकपा भी बना के रखी है। आप लोगों का गठबंधन किस पोजीशन पे है? अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयाँ हैं वो काफ़ी दिनों से चल रही हैं अंदर अंदर, कुछ बाहर भी आने की स्थिति है। इसीलिए राकपा ने अपनी पूरी लिस्ट बना रखी है कि अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम पूरे के पूरे लोगों को नहीं, उतार देखिए, देंगे। पूरा पूरा स्टेट में हर पार्टी को तैयारी करनी पड़ती है, जो उन्होंने भी किया, हमने भी किया। लेकिन ये तय है कि अलायंस होने वाला है।
सिर्फ चंद सीटों की बात है जिससे मतलब बात चल रही है। और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी अभी हिंदुस्तान के बाहर हैं, तो उनके आने के बाद 16 तारीख के बाद ये फैसला इमीडिएट हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि शरद पवार जी ने कहा है कि साथ में लड़ेंगे, सोनिया गांधी ने भी कहा है साथ में लड़ेंगे, तो जो 5 सीट का इधर उधर बात है तो वो हो जाएगी, कोई सी बात नहीं है। आप तो लड़ रहे हैं शिवाजी नगर मानपुर से, पार्टी ने आपको आदेश दे दिया है, क्या तैयारी है आपकी वहाँ? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि काफ़ी लोग क्लेम करते हैं जगह, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। मैं 5 साल आमदार रह चुका हूँ और लोगों में ये बात भी है कि अबू हाशिम को ये मैं हरा सकता हूँ इजीली, ये मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, तो इसलिए मैंने तैयारी हल्की हल्की शुरू कर दी है। लेकिन जो इलेक्शन के नाम डिक्लेयर होने के बाद जो तैयारी मज़ा आता है, जो निकल कैंपेन करने मज़ा आता है, वो भी नहीं आएगा, तो हमने उसको रोक रखा है। लेकिन ये तय है कि वहाँ से इलेक्शन हम लोग जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। और अबू हाशिम आदमी ने कोई काम नहीं किया, लोग बड़े नाराज़ हैं उनसे। और ये है कि लोग कहते हैं कि ये आदमी सिर्फ बात करता है, काम नहीं करता। मेरे बारे में मशहूर है कि बात कम करता है, काम ज़्यादा करता है, तो इसका फ़ायदा मुझे पहुँचेगा। दूसरा ये है कि उनको ये बात का भरोसा है कि पैसा बहुत है उनके पास, और पैसे के बलबूते पर वहाँ के वोट खरीद लेंगे, जबकि वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि पैसा लेंगे इससे, एक काम अब तक करेंगे। ये दोनों बातें मेरे फेवर में हैं। जो कमाए ना कचरे का पैसा, वो पैसा ले लेंगे लोग वहाँ, लेकिन वोट मुझे देंगे, ये मुझे भरोसा है। वो तो पिछली बार भी 2 सीटों से लड़े थे, और सपा में अभी इस चीज़ का चर्चा है कि शायद वो अपने लड़के को वहाँ से खड़ा करने वाले हैं, शिवाजी नगर से खासकर। मेरी जानकारी ये है कि मेरे खिलाफ वो नहीं लड़ेंगे, वो जाएंगे भिवंडी लड़ने के लिए। उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें वो हौसला नहीं है, मुझे मालूम है ये बात, और आप देखना ये बात साबित हो जाएगी कि वो यहाँ से भिवंडी जाए। हमारे इस कार्यक्रम में आपने इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ यूसुफ अब्रानी जी। इस सप्ताह की खबरों में हम फिर से बने रहेंगे। आने वाले दिनों में किसी न किसी एक नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुंबई एक्सप्रेस के इस महाराष्ट्र महासंग्राम के कार्यक्रम में हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।